वही एम्फेटिक भी है। बस कौन डिसाइड करेगा कब ये रिफ्लेक्सिव है कब वो एम्फेटिक है, वो आप जानते हैं। उनकी प्लेसमेंट अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, राइट, दे देमसेल्व्स ऐसे इस्तेमाल हो रहा है तो वो एम्फेटिक है जोर डालने के लिए। और जब वर्ब के बाद आ रहा है लाइक ही एंजॉयड हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, राइट, तो अब यहां पे हिमसेल्फ एंजॉय के बाद आ रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है ही की तरफ। तो जब वर्ब के तुरंत बाद आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। मोटे मोटे तौर पे ये आपको समझ में आ गया था। पोजीशनिंग की बात हुई थी कि रिफ्लेक्सिव तब का हो गए जब डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी काम करने वाला और काम का परिणाम भुगतने वाला दोनों ही सेम हों। उसके बाद बात हुई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जैसे कि नाम से ही पता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब संकेत करना, इशारा करना। यहां पे हमारे पास थे दिस, दैट, दीज, दोज और सच जैसे शब्द, लेकिन हमने ये भी समझा कि यही शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भी एग्जाम्पल हैं। यानी जब हम अगले चैप्टर एडजेक्टिव में आएंगे तो एडजेक्टिव पढ़ते समय भी हमें यह नजर आएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और फिर हम ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कब ये दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन है और कब ये एडजेक्टिव है। उनके लिए हमने सेंटेंसेस लिखे और आपने उनको आइडेंटिफाई भी किया। क्या पहचान थी कि भाई दिस, दैट, दीज, दोज, इन शब्दों के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है तब ये प्रोनाउन होते हैं, दिस इज, दैट वाज। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो जो शब्द नाउन के पहले आकर के उसे मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि दिस मार्कर इज ब्लैक, तो यहां पे दिस जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि मार्कर से पहले आया। लेकिन मैंने कहा दिस इज अ ब्लैक मार्कर, अब वही दिस हो चुका है प्रोनाउन। फिर अगला था डिस्ट्रीब्यूटिव, जो बांटने का काम करता है। तो हमने देखा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, इन तरह के शब्द एक्चुअली डिवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन हमें एक बात कल समझ में आई कि एवरी शब्द जो है वो प्रोनाउन नहीं है। एवरी शब्द हमारा प्रोनाउन नहीं है। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, लेकिन एवरीवन, एवरीबडी ये प्रोनाउन होते हैं। आज हम जो बचे हुए टाइप हैं उनमें चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा इनडेफिनिट प्रोनाउन का, जिनसे बहुत तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये एवरी जो है सिर्फ एडजेक्टिव। अगर हम सिर्फ एवरी शब्द की बात करें, जैसे एवरी स्टूडेंट, एवरी सीट ऑफ द क्लास, ये एडजेक्टिव है। एवरी हैज नहीं बोलते हैं आप, एवरी इज नहीं बोलते, लेकिन एवरी वन इज बोलते हो, एवरीबडी हैज बोलोगे आप। तो एवरी शब्द अकेला प्रोनाउन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। एवरी के साथ आपको कुछ सफिक्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवेयर, तब जाकर के ये प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। जब मैंने कहा कि ईच चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वहां हर चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया। यहां पे ईच एडजेक्टिव था। और जब मैंने आपकी तारीफ में कहा कि ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, तो यहां पे आप में से हर एक, यू यहां पे प्रोनाउन, ईच इसको डिवाइड कर रहा है। तो वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर, नीदर भी कल आपने देखा बिल्कुल नए रंग में। हमने बचपन में रटा था कि ईदर नीदर जो होते हैं कंजंक्शन होते हैं, लेकिन हमें बात समझ में आई कि ईदर और नीदर को हम कंजंक्शन तब कहेंगे जब ये अपने जोड़ीदारों के साथ इस्तेमाल हो। यानी ईदर के साथ आर की जोड़ी बनी हो, नीदर के साथ नॉर की जोड़ी बनी हो। अगर ईदर और नीदर अकेले सेंटेंस में है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो या तो प्रोनाउन होंगे या एडजेक्टिव होंगे। वो भी हमें समझ में आ गया कि जब हम ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ अस, नीदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, ये देख रहे हो आप, ऑफ लगा हुआ है और उसके बाद कोई प्रोनाउन या नाउन आ रहा है, तब आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहोगे। लेकिन अगर इनके तुरंत बाद, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद था, वैसे अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, नीदर बैट, ईदर मैगजीन, नीदर न्यूज़पेपर, तो ये क्या है, अब ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। आपने कहा एनी ऑफ द शॉप्स, आपको याद होगा नाउन में हमने क्वेश्चन किया था, एनी ऑफ द शॉप्स में एनी प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, बट एनी शॉप इन दिस लोकेलिटी, यहां पे शॉप के जस्ट पहले एनी आ गया तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो खैर ये चीजें हमें समझ में आई। और उसके बाद हम चले कहां पे, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव के ऊपर। यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन कल हमारी दूर हुई। हमने ये रट रखा था बचपन से कि WH फैमिली के जो शब्द हैं, जो सवाल पूछने वाले शब्द हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
रट्टाफिकेशन कल आपने खत्म किया, आपको बात समझ आई कि अगर WH फैमिली के वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाएगा। हुज कार इज दिस, किसकी कार है यह। हुज कार, कार से जस्ट पहले हुज तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच नॉवेल डू यू लाइक द मोस्ट, तो यहां पे नॉवेल नाउन हो गया, विच पहले आ गया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट टाइम हैव वी स्टार्टेड दिस क्लास, किस समय हमने ये क्लास शुरू की है। व्हाट टाइम हैव वी स्टार्टेड, टाइम नाउन, व्हाट पहले आ गया तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी थी हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर। ध्यान से सुनते चलिए, एक रिकैप चल रहा है कल की क्लास का कि आगे की कनेक्टिविटी बनी रहे। बहुत सारी नई चीजें कल पता लगी, इसलिए मेमोरी में सबसे पहले आर आता है ना, रजिस्टर करना, इसलिए दोबारा मैं एक रिकैप कर देता हूं, शुरू के 3-4 मिनट के पीछे की चीजें कनेक्ट कर लें आप। हाँ जी, तो प्रोनाउन और एडवर्ब में समस्या क्या थी कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में WH फैमिली के वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जब हमने कहा कि हु हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, तो हु के बाद हैज आया, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने यहां हु को क्या कहा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन वहीं पर जब आपने कहा कि भाई व्हेन डिड यू अराइव, राइट, व्हेन डिड यू रीच देयर, Why have you come late, तो यहां पे भी अब have और did ये हेल्पिंग वर्ब भी आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें अब क्या कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो समस्या यही थी कि आखिर ये कैसे पहचाने हम, क्योंकि ये कब प्रोनाउन है और कब एडवर्ब है, क्योंकि दोनों ही हालात में, दोनों ही सूरतों में आप देख रहे हो कि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो उसका भी पहचान हमने निकाल लिया। 5 कैटेगरी के शब्द देखे कि जो भी शब्द काम के होने का समय पूछें, काम के होने का कारण, जगह, तरीका, मैनर, हाउ कैसे हुआ, एंड फ्रीक्वेंसी बारंबारता, हाउ ऑफन, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, ये सब एडवर्ब के अंदर आएंगे। और बाकी हमने हु, हुम और हुज की भी बात को समझा कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हु जब सवाल पूछ रहा होगा तो इसका मतलब होगा क्या, कौन या किसने, कौन या किसने। ये कब मतलब है, जब आप इसका इस्तेमाल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तब हु का मतलब क्या बन जाएगा, जिसने। ये हमारे हिंदी भाषी जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए बता रहा हूं, कल मौखिक बता दिया था, लिख भी देता हूं, रटने वाली बात नहीं है, बस ध्यान में रखना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुम जब सवाल पूछेगा तो मतलब क्या होगा, किसको, और जब ये बीच में आकर के दो पार्ट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा तो इसका मतलब हो जाता है जिसको। यहीं पे जब हुज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है किसका, रिलेशनशिप, किसका, हुज बुक इज दिस, किसका या किसकी, किसकी किताब है ये। और जब ये बीच में आकर के रिलेटिव बन जाएगा तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका। तो हमें बात ये भी समझ में आ रही है कि जो हमने केसेस पढ़ रखे हैं ना, ये सब्जेक्टिव केस है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव केस है, ये फर्क है। तो हु हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, हु हैज गॉट, किसने पहला स्थान पाया, कौन पहला स्थान पाया। भी नाम ले लो कि मिस्टर एक्स इज द स्टूडेंट हु हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तो मिस्टर एक्स वो स्टूडेंट हैं जिसने पहला स्थान पाया। हुम डिड यू मीट यस्टरडे, किसको मिले थे तुम कल, राइट। सो ही इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, यही वो आदमी है जिसको मैं कल मिला था। हुज बुक इज दिस, राइट। सो आंसर क्या हो गया, ही इज द पर्सन हुज बुक हैज लॉस्ट यस्टरडे। अब मैंने क्या कर दिया, अच्छा हुज बुक इज दिस में मतलब था कि किसकी किताब है ये, लेकिन मैंने अभी जवाब में कुछ और सेंटेंस जबान से मेरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें यूसेज समझने हैं। तो ही इज द पर्सन हुज बुक वाज लॉस्ट यस्टरडे। सवाल पूछा जाए हुज बुक वाज लॉस्ट यस्टरडे, किसकी किताब कल खो गई थी, हुज बुक। और ये भी ध्यान में रखो कि हुज जो है वो एक आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, हुज बुक वाज लॉस्ट यस्टरडे, किसकी किताब कल खो गई थी। आपने जवाब दे दिया इस सवाल का कि ही इज द पर्सन, he is the person whose book was lost yesterday. He is the person whose book was lost yesterday. यहां पे क्या मतलब था, किसकी किताब, अब ये क्या हो गया, जिसकी किताब। तो क्या और की तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जिसकी किताब, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब सवाल का जवाब सब्जेक्टिव केस आए तो सवाल कौन पूछेगा, हु। जब सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिव केस आए तो सवाल कौन पूछेगा, हुम। और जब पॉजिटिव केस आए तो कौन पूछेगा, हुज, राइट। तो ये चर्चा हमने कल कर ली थी। रियाज, जैसे नीदर ऑफ यू प्लूरल आता है वैसे नीदर बैट्स, नीदर ऑफ यू कहां से प्लूरल आता है रियाज, कहां पढ़ लेते हो ऐसी चीजें हैं। नीदर ऑफ यू इज क्वालिफाइड या आर क्वालिफाइड, क्या बोला गया था। यहां बात हमने ये समझी थी कि यू शब्द प्लूरल है, ये थोड़ा ही कहा था कि वर्ब प्लूरल लगाओगे, ये तो सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोला जाता है तो वर्ब हम इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं, इज लगाते हैं ना। तो कॉमन सेंस है वो कि नीदर भी करोगे तो दो को बांट रहे हो, दो होने तो चाहिए यू में। ये कहा गया कि यू शब्द प्लूरल है, ये नहीं कहा गया कि वर्ब प्लूरल लगेगा, वर्ब तो सिंगुलर ही होगा। तो नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ अस, वर्ब जो है वो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। बात समझ में आई।
क्लास की टाइमिंग 9:30 बजे ही है, यहां पे टाइमिंग चेंज नहीं हो पाई थी, राइट? बात क्लियर हो गई इतनी? कल हमने यहां तक प्रोनाउन को पहचान लिया था। व्हाट शब्द को भी देखा आपने, व्हाट एडजेक्टिव भी है, व्हाट प्रोनाउन भी है। विच को भी पहचाना आपने कि विच एडजेक्टिव भी है और विच प्रोनाउन भी है। तो व्हाट और विच का मामला क्लियर रखिएगा। व्हाट आपका एडजेक्टिव भी है। जब पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। वहीं कहा गया व्हाट टाइम हैव यू स्टार्टेड, व्हाट टाइम हैव यू स्टार्टेड। अभी टाइम नाउन है तो ये पहले आ गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही हमने जब बात की कि विच कलर इज योर फेवरेट, पूरे पूरे चैप्टर 10 मिनट के अंदर समराइज किए जाते हैं, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। वैसे कल जितना पढ़ा 5 मिनट में समराइज हो गया। तो इस तरीके से दिमाग में हर चीजों को रखना है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए, और ना तो कुछ रटना है। ये नहीं कि आंख बंद कर लो, व्हाट एडजेक्टिव भी होता है, अरे कब एडजेक्टिव होता है कब प्रोनाउन होता है, ये समझ लो, उसमें रटने की कहां गुंजाइश है। विच कलर नाउन है, क्या हो गया? एडजेक्टिव है। हाँ जी, प्रोनाउन का एक एग्जांपल अब आप दीजिए मुझे। विच से एक सेंटेंस बनाइए जहां पे विच प्रोनाउन हो, विच प्रोनाउन के तौर पे हो। विच का इस्तेमाल, अरे इसी में कर लो ना, इसी को कह लो विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर। अब विच के बाद क्या आ गया? इज आ गया, तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। वेरी गुड प्रीतम। तो चलिए जी, इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी, अब हम प्रोनाउन के बाकी टाइप्स को समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है अगला वाला। नंबर कौन सा होगा? तो पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक 3 हो गए, उसके बाद 3 और 2 5, ठीक है, और 5 2 7। 8वां टाइप प्रोनाउन का, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये नाम ही बता रहा, ध्यान से सुनना है, जब पूछूंगा तब कमेंट करिएगा कुछ भी। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है, अनिश्चित, यानी जब काम करने वाला निश्चित ना हो तो वहां पे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आप अपने ऑफिस पहुंचे, और जब आप ऑफिस पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑफिस में पूरी तोड़फोड़ हो रखी है। कल ठीक ठाक बंद करके गए थे, आज तोड़फोड़ हो गई उसमें पहुंचते ही। आपने पूछा कि हु हैज डन ऑल दिस, हु हैज डन ऑल दिस, किसने किया है ये सब? अब किसी को पक्का पता नहीं है कि किसने यहां पे किया हुआ है। ज्ञान मत दो भाई, अभी सोम दीप्तेश ज्ञान मत दीजिए प्लीज, बहुत ज्ञानी हैं आप सभी लोग, पता है मुझे। सुनो ध्यान से, तुक्का कहीं नहीं मारना पड़ेगा फिर। फॉर्मूले दौर देख रहे हैं और यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप सभी ज्ञानी, आई नो दिस, बात बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इंडेफिनिट प्रोनाउन की, यानी जब काम करने वाला निश्चित ना हो तो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनको किस तरीके से ध्यान में रखें, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है? S stands for some, A stands for any, N stands for no, and E stands for every. B stands for body, O stands for one, T stands for thing. Sane bot. ये था सम, सेन, बॉट, सम, एनी, नो, एवरी। और अब कैसे ध्यान में रखोगे? somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, और इसी no one को हम none भी कहते हैं, और nothing, और फिर everybody, everyone and everything। यहां पे एक और भी ऐड कर सकते हो आप, सेन बॉट, W भी लगा लो आगे, ये हो जाएगा आपका where। तो अब देखो आप, somewhere, anywhere, nowhere and everywhere। बात क्या समझ में आई? 4 into 4 यानी ये करीब आपके 16 इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। 16 इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गए, ठीक है। अभी तक आपने इसी को कहीं टुकड़े टुकड़े में ऐसे ऐसे रटा हुआ था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है दीप्तेश ने somebody, anybody, तो कहीं पे भी अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको ध्यान में रखने में। ये जो हमारे शब्द हैं 16 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सभी के साथ। somebody, someone, something, somewhere, क्योंकि देखो नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, और नाउन की परिभाषा में क्या था? पर्सन, प्लेस भी था। प्लेस की बात कौन करेगा? वेयर करेगा ना। तो ये भी आ गया। अभी तक अगर पिछले बैचेस में रहे तो मैं वेयर छूट जाता था मुझसे, सेन बॉट दिमाग में था, लेकिन आपके बैच में ये चीज भी मैंने ऐड कर दी कि यहां पे कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, no one, nothing, nowhere, and everybody, everyone, everything and everywhere। 4 into 4 16 आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अभी प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कहानी पूरी नहीं हुई है, ध्यान से सुनते चलो। ये जो 16 प्रोनाउन है,
ये बाय डिफॉल्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं? सिंगुलर। कहने का क्या मतलब कि अगर इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो सिंगुलैरिटी को ही फॉलो करेगा। चाहे आपको वर्ब जो लगाने हैं या आगे आपको पजेसिव केसेस लगाने हैं, सब सिंगुलर फॉर्मेट में होंगे, राइट? प्लूरल नहीं करोगे। लेकिन इन्हीं इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक और प्रोनाउन होता है, एक और फार्मूला है जिसे कहते हैं सनम प्रोनाउंस। और सनम प्रोनाउंस को मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताऊं तो इन्हें कहा जाता है सनम बेवफा प्रोनाउंस। सनम बेवफा प्रोनाउंस, क्या मतलब है इसका? सनम को बेवफा क्यों कहा जाता है आज समझो। और यहां से मैं बता दूं आपको कि 2016 के मेंस के पेपर में जो 20 क्वेश्चन आपको 200 में मिलते हैं एरर डिटेक्शन के, उन 20 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन सेट्स के अंदर सनम बेवफा प्रोनाउन से मिले थे। एसएससी के बच्चे को इसका पता ही नहीं था। जब मैंने एसएससी में पढ़ाना शुरू करा था तो सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, हम क्या नहीं होते, हमारी किताबों में लिखा भी नहीं होता ये सब। बट मैं अपने कैट और जीमैट के स्टूडेंट्स को हमेशा से पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे कुछ लगा नहीं, मुझे लगा कि भाई इंग्लिश स्पेशल है, मुझे तो सब पढ़ाना ही है बच्चे को। तो कह रहे सर ये किस चिड़िया का नाम है। जब पेपर में आया तो फिर उनको फायदा हुआ, वहां पे डायरेक्ट इन किताबों में क्या होता है कि सम को, ये आपके नन को लेकर के रूल लिखा होता है, हर चैप्टर में रूल होता है ना, रूल 1 रूल 2, तो ऐसे ही नन को लेकर के रूल लिखा होता था। बस इन चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सनम प्रोनाउंस क्या होते हैं और उन्हें बेवफा क्यों कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा ठंड रखो, ज्ञानी बहुत हो आप, लेकिन हम जितना सीखते हैं उतना ही पता होता है कि हमें कम आता है। चलिए समझते हैं पहले है क्या। S स्टैंड्स फॉर सम, A स्टैंड्स फॉर एनी, N स्टैंड्स फॉर नन, NONE, A स्टैंड्स फॉर ऑल एंड M स्टैंड्स फॉर मेनी और मोस्ट। अच्छा, कुछ लोगों को मेनी और मोस्ट में भी कंफ्यूजन होती है, तो एडजेक्टिव में हम इसको पढ़ेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लो आप कि मेनी जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव है, एंड सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट। ठीक है, तो आपके पेपर में सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे मेनी और मोस्ट दोनों आ जाते हैं। मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, तो बच्चा बड़ा परेशान होता है। अब हम समझते हैं, ये तो हो गया सनम प्रोनाउन, नाम आ गया उनका, ये नॉमेनक्लेचर था, शॉर्ट फॉर्म। अब इनको बेवफा क्यों कहा जाता है उसको समझते हैं। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट? अपकमिंग वोकैब बैच के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा शिवम, क्लास के लास्ट के 5 मिनट में समझा दूंगा आप लोगों को क्या होगा वोकैब का बैच। आज ही आ रहा है वोकैब का बैच, ध्यान रखिएगा, समय रहते ही 2 घंटे में फायदा उठा लीजिएगा। चलिए, तो सनम को बेवफा क्यों कहा जाता है वो समझते हैं। सम ऑफ द water has oblique have been spilled out. Some of my friends was oblique were absent in the party. Some of the money has oblique have been forged. अब ये आपके पास क्वेश्चन सामने सेंटेंसेस लिख रखे हैं मैंने। तीनों सेंटेंस की शुरुआत मैंने सम से की है। सम जो है सनम प्रोनाउन का ही एक प्रोनाउन हो गया। अब आपके पास मैंने यहां चॉइसेस दे रखी हैं, हैज, हैव, वाज, वर और हैज, हैव अगेन। आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, 1 2 3 करके लिख देना, या जो भी 3 है वो लिख देना। बिल्कुल विकी ने यहां पे लिख दिया है कि कहां पे आप क्या लगाओगे, ये बता दीजिए। विकी करेक्ट हैं, दीप्तेश करेक्ट हैं, पल्लवी बिल्कुल करेक्ट हैं, हीरो गलत हैं, देव सही हैं, हिमांशु सही हैं, विशाल, उज्जवल, बेचन, अतुल, निशा गलत हैं, शिवम 221, कुणाल, सोम, योगेश, हैज वर हैव वर हैव, सौरभ को लग रहा है गलत, निष्ठा गलत, शाहनवाज सही, निष्कांत सही, मोहित, रुद्र, आदित्य। चलो अब मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, आपके कमेंट नाम देखूंगा तो ये नहीं देख पा रहा हूं मैं। चलिए बहुत अच्छी बात, अशोक को हैव, वर और हैज लग रहा है, एमडी को हैव और वाज और हैव लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आपके जवाब आ गए, आइए अब समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। पालम राज करें हैज, वाज, हैज। देख लो, पहले वाले सेंटेंस में आएगा सम ऑफ द वाटर हैज बीन स्पिल्ड आउट, some of my friends were absent and some of the money has been forged। और अब आपको समझ में आएगा कि सनम को बेवफा क्यों कहा जाता है। इन 16 प्रोनाउन के साथ तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये जो है ये सिंगुलर है, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर वालों जो है वो यहां से क्वेश्चन ज्यादा देते हैं सनम, क्योंकि यहां बच्चा कुछ याद करके नहीं जा सकता, उसकी अंग्रेजी की समझ यहां पे टेस्ट होती है, और जो पीछे नाउन में पढ़ के आ रहा हो वो चीजें यहां पे टेस्ट होंगी। फंडा बहुत ही क्लियर है। जब भी किसी सेंटेंस में की शुरुआत सम ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी या मोस्ट ऑफ, देखो प्रोनाउन होगा ना तो ऑफ तो लगेगा ही, वो तो सभी से कर रहे हैं हम, ईच ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, तो ऑफ लगेगा तभी प्रोनाउन होगा, नहीं तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। अभी मैं कहूं सम फ्रेंड्स ऑफ माइन,
तो ये सम फ्रेंड्स में सम क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स के पहले आ जा रहा है तुरंत। लेकिन मैं वहीं पे कहूं सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तब ये सम प्रोनाउन हो जाएगा। तो इतनी तो क्लैरिटी आपको आ चुकी है कि ऑफ लगेगा तभी प्रोनाउन होगा, तो इन सभी के बाद ऑफ लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वर्ब होगा प्लूरल, और सम ऑफ का ऑब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब होगा सिंगुलर। बस यही फंडा है, जो चीज सम ऑफ के लिए है वो सभी के लिए अप्लाई होगी। सम ऑफ का ऑब्जेक्ट अगर काउंटेबल है, सम ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट आया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया ना, सम ऑफ का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, वाटर। अब आप खुद ही सोचो कि वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपको पता है वाटर अनकाउंटेबल है। वाटर मटीरियल नाउन है, उसको गिनती नहीं दे सकते हम। वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन वाटर को मेजर करने वाली यूनिट्स काउंटेबल होती हैं। आप लीटर, मिलीलीटर, गैलन इनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते देयर आर 5 वाटर्स इन दैट बॉटल, नहीं। आप 5 लीटर, 5 गैलन, 500 मिलीलीटर आप जो यूनिट है उसको काउंट करते हैं, ना कि वाटर को। ऐसे ही टाइम भी आपका अनकाउंटेबल है, टाइम को मेजर करने की यूनिट्स काउंटेबल है। आप जो आवर है, मिनट है, सेकंड है, इनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम को थोड़ी काउंट कर सकते हैं। टाइम तो नाउन हो गया, नाम, समय का। एनीवे, सो ये आपका यूएनसी था, अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, और इसीलिए यहां पे लगा था हैज। दूसरे सेंटेंस में क्या नजर आता है कि सम ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका वो माई फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स प्लूरल, काउंटेबल, गिनती दी जा सकती है। ये काउंटेबल है तो प्लूरल हो गया, राइट, दिस इज काउंटेबल। और सम ऑफ द मनी जब आया तो अगेन आपने देखा कि यहां पे मनी जो शब्द है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल होती है, लेकिन जो करेंसीज हैं हम उनको काउंट करते हैं, हम रुपए, डॉलर, दिरहम, राइट, स्पेनियल, आप इनको काउंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट मनी। और देखो, मन में जब भी शंका पैदा हो कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है ना, सीधा उस शब्द के पहले नंबर लगा के देख लो, रटने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। अब मान लो मन में अचानक सवाल पैदा हो गया, पेपर में कई बार आती हुई चीज अचानक से गायब हो जाती है, अब तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नंबर लगा लो। सोचो क्या हम ये बोलते हैं क्या कि आई हैव 5 मनी, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तुरंत पता लग गया कि भैया काउंटेबल नहीं है। लेकिन आई हैव 5 रुपीज बोलते हैं, 5 डॉलर्स बोलते हैं, तो पता लग गया अच्छा रुपी, डॉलर तो करेंसी के नाम हैं, वो काउंटेबल है, बट मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। तो वही चीज अनकाउंटेबल था तो फिर अगेन क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। तो ये फॉर्मूला है इसका कि जितने भी ये सनम प्रोनाउंस हैं इनको बेवफा इसीलिए कहा जाता है। ये लॉयल नहीं है इन 16 प्रोनाउन की तरह, क्योंकि इनमें तो बड़ा पक्का सा हो गया कि यार ये अगर आएंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिंगुलर रहने वाला है। लेकिन इनमें मामला कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है, एक ही तरफ नहीं है ये। कई बार आपको वर्ब जो है वो प्लूरल लगाना पड़ेगा, कई बार वो सिंगुलर लगाना पड़ेगा। और इसमें आपकी समझ इस्तेमाल होगी कि जो एप्लीकेंट है, जो उस समय कैंडिडेट है, जो पेपर राइट कर रहा है उस समय, उसको कितनी समझ है चीजों की। प्रोनाउन व नाउन को पढ़ने के बाद और समझने के बाद पढ़ रहा है या तुक्का मारा है, उसने रूल खेला है, तो रूल खेलने वाले बच्चे यहां पे गायब हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे समझदार जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बिल्कुल बेसिक से काम चल रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब मैं यहां पे थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। ये 5 हमारे पास प्रोनाउन थे सनम, सनम में से सम का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि उसी सम से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन एक बार हम सिंगुलर के साथ जा रहे हैं, एक बार प्लूरल के साथ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई सम ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल का मतलब प्लूरल, काउंट करने के एबल है, योग्य है, गिना जा सकता है, और अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रखना है। इसी बात का ध्यान रखते हुए कल आप लोग मुझे 8 सेंटेंसेस बताओगे। 8 क्यों? क्योंकि भैया एनी है, इन सभी से 2-2 सेंटेंस, इन सभी से 2-2 सेंटेंसेस आप बताएंगे, और एक बार आप इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और एक बार ट्रीट करेंगे प्लूरल, क्योंकि हमें क्या करनी है, इनकी बेवफाई को प्रूफ करना है कि ये बेवफा क्यों है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सनम प्रोनाउंस कल आप मुझे सेंटेंसेस बना के देंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, मुझे पता है। बात क्लियर हो गई? शिवम क्यों इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हो भाई? हैं सर सीटी पैटर्न के बारे में बताएं। यहां पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, अब हम सीटी पैटर्न के बारे में बीच में ज्ञान देने लग जाए। चीजों को रेलेवेंट रखा करो, जो चर्चा चल रही है वहां पे एक मूड बनता है, माहौल बनता है, दिमाग सीख रहे तक मैं पैटर्न बताऊं, पैटर्न बता दूंगा, इन सब ज्ञान के लिए पूरा समय होता है, क्लास के लास्ट में बात कर लेंगे। अमित का एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। फिर सवाल जो बाकी रेलेवेंट सवाल है ईच और एवरी का है। ऋषिका सर आपके साथ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगी है, चलो बहुत अच्छी बात ऋषिका। आगे बढ़े फिर हम, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। सो इन इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें क्या बात समझ में आ गई? 2 तरीके, एक तो आपका ये सेन बाउट कर लेना, इसको BOUT कर लेंगे ना, बाउट, चलो खैर याद रहेगा आपको। तो इनके सारे 16 मिले, ये 16 के 16 बिल्कुल पक्के हैं, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। बहुत बारी यूसेस के अंदर इनमें गड़बड़ियां दिखाई जाती हैं। ये पंगा एक्चुअली अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश से हुआ है, इस बात को भी समझ ही लो। खैर जब हम हैंड आउट करेंगे तो उस समय तो हमें देखना ही पड़ेगा इन तरह के क्वेश्चंस। लेकिन जरा मैं एक बात बता दूं, जैसे कहा जाए कि भाई एवरीवन या एवरीबॉडी, कुछ भी कर लो इसमें, एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, ऐसे पेपर में मिल जाएगा आपको कि एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। इस सेंटेंस के अंदर हमें कोई एरर नजर नहीं आता, हमें कोई एरर नजर नहीं आता।
हमारा ये ज्ञान काफूर हो जाता है उस समय कि भाई सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से हो रही है। एवरीवन कहां गया ये एवरीवन? क्या होता है ये? सिंगुलर। और आप क्या कह रहे हैं? एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। THEIR। भैया THEIR तो प्लूरल होता है। उनके, उनके वो तो प्लूरल है, दे से निकला हुआ है, दे का पजेसिव केस है। लेकिन ये गलत नहीं लगता। बोलचाल में तो जबरदस्त लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर में भी आता है तो हाथ धो देते हैं। अब जरा इस बात को क्लियर समझ लो, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा मामला है। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स इन तरह के सेंटेंसेस अमेरिकन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि आप हिंदुस्तान में जो भी एग्जाम राइट करते हैं, यहां पे स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है पेपर को बनाने में या उनके आंसर्स को सेट करने में, राइट? तो इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश यूसेज हैं उनकी समझ हमें होनी चाहिए। ब्रिटिश इंग्लिश ने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई जब एवरीवन एवरीबडी ये सब सिंगुलर हैं तो हम उसके लिए देयर कैसे लगा सकते हैं? और अमेरिकन इंग्लिश वालों का तर्क क्या था कि भाई जब आप एवरीबडी कह रहे हो, एवरीवन कह रहे हो, तो यहां जेंडर थोड़ी निश्चित है। इस एवरीवन एवरीबडी में तो कोई भी जेंडर आ जाएगा। इसमें महिला भी है, इसमें पुरुष भी है, इसमें अदर भी है। जैसे आजकल देखो आपके जब ये फॉर्म्स भरे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर अब ये जेंडर का जो कॉलम आता है ना, वहां M, F और O भी लिखा है, मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अदर्स को भी अब जो है प्रॉपर्ली मेंशन किया जा रहा है। तो वही बात है वहां पे भी कि भाई जब हम एवरीवन एवरीबडी कह रहे हैं, समवन समबडी कह रहे हैं, तो जेंडर इज नॉट डिसाइडेड। और एक तरह से हमें ये लगता है ये तो कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि कॉमन जेंडर क्या तभी नाउन में पढ़ के आ रहे हो, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए कॉमन शब्द है। तो हम एवरीवन एवरीबडी इन तरह के शब्दों के साथ दोनों जेंडर को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश ने क्या कहा कि भैया हम कॉमन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे। और कॉमन जेंडर का प्रोनाउन तो अकेला है, दे, वो आपको पता है। यू भी खैर है, महिला पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। आई भी है कॉमन जेंडर, वी भी है कॉमन जेंडर। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कहा कि एवरीवन एवरीबडी थर्ड पर्सन, उसके लिए उन्होंने देयर लगा दिया, क्योंकि दे जो है कॉमन जेंडर है। बट वहां पे मामला फंस गया, दे प्लूरल है, वो इसके लिए लग नहीं सकता। तो अमेरिकन इंग्लिश में तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम यहां पे हिज का इस्तेमाल करेंगे। हिज ऑब्लिक हर भी हो सकता है। अब देखो यहां पर भी एक पंगा हुआ। जब सेंटेंस कहा गया, अभी जो मैंने बोला है मैं उसको लिख भी दूं तो आपको नजर आता रहे। एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ये सेंटेंस मैंने पहले बोला था। मैंने क्या कहा? अमेरिकन इंग्लिश में इसको सही माना जाएगा, लेकिन आपके पेपर में इसको सही नहीं माना जाएगा। यहां पे इस देयर में दिक्कत है, राइट? यहां पे देयर में दिक्कत है, इसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे? हिज। और मैंने फिर क्या कहा? हिज ऑब्लिक हर। तो अब ये वाला क्या पंगा है वो भी समझ लेते हैं। आपको याद होगा बहुत सारी किताबें आप जब पढ़ते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक से अलग कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हो, तो कई बार जो आपका प्रोलॉग है, प्रीफेस है, प्रस्तावना है, उसमें ये बात लिखी रहती है कि हमने जहां जहां पे ही का इस्तेमाल किया है आप उसको शी के लिए भी पढ़ें। यानी हम उस ही के जरिए दोनों ही जेंडर को एड्रेस कर रहे हैं। तो भाई ही है तो उसी के अकॉर्डिंग जहां हिम की जरूरत है हिम लग जाएगा, हिज लग जाएगा। लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि वो हर के लिए भी है, लिखा नहीं जाता था। तो फिर दुनिया भर में फेमिनिस्ट आवाजें उठी कि भाई तुम बार बार ये लिख देते हो कि आप उसको शी मान लीजिए, जहां हमने ही लिखा है वो शी के लिए भी, हम ही क्यों माने, हम ही क्यों माने? तो फिर उस हमारी भी आधी आबादी है। तो इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश ने उस झगड़े को खत्म करने के लिए देर ठोक दिया कि चलो झंझट ही खत्म करो, कॉमन जेंडर चिपका दो, ये ही शी की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश ने उस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि हम यहाँ पे ही शी दोनों लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब हमें, लेकिन हम वहां पे देयर और दे का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये सब बाय डिफॉल्ट सिंगुलर है। तो आजकल आपको किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता होगा, कैसा लिखा हुआ मिलता है? ये किताबें पढ़ते होगे तो जरूर मिलेगा ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसका कारण यही है कि इसका मतलब ये शी ऑब्लिक ही दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो शी लिखते हैं और उसके ही को दो ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो इसका मतलब कि हम दोनों जेंडर को एड्रेस कर दे रहे हैं यहां से। तो हम यहां पे हिज को ही लेके चलेंगे। देखिए ये वाली हिज और हर वाली गहराई जीमैट लेवल पे या कैट लेवल पे नजर आती है। आपके एसएससी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना भैया हिज लगा लेना। जब भी ये एवरीवन एवरीबॉडी ये सब आए तो वहां पे सिंगुलर हिज का इस्तेमाल आप करेंगे जब भी जरूरत हो उसके जगह पे प्रोनाउन के इस्तेमाल की, क्योंकि एवरीवन एवरीवन बार बार तो लिखोगे नहीं, तो वहां पे ही लिखोगे, और जब पजेसिव की जरूरत होगी तो हिज लिखोगे। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रीतम कह रहे हैं कि सर शिव खेड़ा की यू कैन बुक में लिखा है सर ही की जगह शी को भी पढ़ें। बिल्कुल, आ जाओ। तो चलो, ये इंपॉर्टेंट चर्चा थी, फॉर्मूला ध्यान में रह गया आपको, सेन बॉट डब्ल्यू। और इसी में सनम प्रोनाउन भी देखा हमने, सनम को बेवफा प्रोनाउन कहा जाता है। मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने का टास्क दिया है, आप इसको जरा गूगल करेंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। गूगल पे जाके ना वो सनम प्रोनाउंस डालना, ज्ञान मिलेगा आपको। वहां पे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी होंगे। कल क्लास की शुरुआत ही यहां से होगी। मुझे सेंटेंसेस आपसे चाहिए सही बना के लाइएगा, और प्रोनाउन ना कि एडजेक्टिव। चलो, 8वां टाइप हो गया, अब 9वें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन नाम से ही पता लग रहा है, रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। राइट से हम कहते हैं कि आई रेसिप्रोकेटेड द ग्रीटिंग्स, यानी सामने वाले ने आपको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग किया, आपने भी गुड मॉर्निंग का जवाब दे दिया। रेसिप्रोकल फंक्शन मैथ्स में पढ़ा है आपने, चेंज कर देना, इन्वर्ट कर देना। तो रेसिप्रोकल क्या है ये प्रोनाउन में? यहां पे दो ही प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर क्या यूसेज का क्या सिंपल सा फंडा है? जब दो लोगों के बीच में
आपस के लिए शब्द की जरूरत होती है तो वहां पे हम ईच अदर लगाते हैं, और जब दो से ज्यादा की जरूरत होती है, फॉर मोर देन टू, तो हम लगाते हैं वन एनदर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, राइट। सलमान एंड शाहरुख आर प्लेइंग विद ईच अदर, एंड सलमान and his brothers are playing with one another। तो ये आपका सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल से फंडे कि भाई यहां पे सिर्फ दो एंटिटीज हैं, वन एंड ये भी एक, वन 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 मिलकर दो लोग, तो दो लोगों के लिए हमने इधर लगा लिया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट सलमान है, सलमान तो सिंगुलर है, यहां पे ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स। और जब हम ब्रदर्स कह रहे हैं तो मिनिमम तो दो होंगे ना, तो यहां पे तो एक था और यहां पे दो हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, मोर देन 2 हो गए, तो हम वहां पे वन एनदर का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी फंडे पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करिएगा। जब दो का इस्तेमाल हो तो ईच अदर लगाओ आपस के लिए, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और जब दो से ज्यादा में आपस की बात हो तो वहां पे आप लगाओगे वन एनदर। गॉट द पॉइंट? आशुतोष पूछना दिल्ली में ठंड नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, दिल्ली में ठंड है। कल शायद सिंगल डिजिट में टेम्परेचर था दिल्ली में। आगे बढ़े विद योर परमिशन। अजय थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, विच और दैट पे पूरी एक क्लास खर्च हो जाती है, चिंता मत करो। चीजों को सिस्टमेटिक लेके चलना है, कूद काद के नहीं चलना, कभी इधर कभी कुछ इधर। टाइप्स पढ़ रहे हो, पहले उनको पहचानो, फिर तीसरा हिस्सा कॉन्सेप्ट का है, विच और दैट में क्या फर्क है, कहां व्हाट लगाते हो, कहां दैट लगाते हो, कहां विच लगाते हो, ये सब डिस्कस करेंगे हम। चलिए अब है 10वां टाइप प्रोनाउन का, और इसे हम कहते हैं प्रोनाउन ऑफ नंबर। प्रोनाउन ऑफ नंबर, सीधा सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताना होगा कि क्या है प्रोनाउन ऑफ नंबर इस सेंटेंस में। "12 people have been recruited and 4 have resigned." 12 people have been recruited and 4 have resigned। इस सेंटेंस के अंदर दो ऐसे शब्द हैं जो कि आपको संख्या का आभास, संख्या की सूचना, आभास क्या, संख्या की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक शब्द है 12 और दूसरा है 4। मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई इसमें प्रोनाउन ऑफ नंबर कौन सा शब्द है? दोनों ही शब्द प्रोनाउन ऑफ नंबर हैं, 12 प्रोनाउन है, 4 प्रोनाउन है, क्या है? ज्ञान दे दीजिए प्लीज। योगेश कह रहे हैं सर आपकी क्लास इतनी इफेक्टिव होती है कि रिवाइज करने की नीड नहीं होती। हाँ बहुत अच्छी बात है योगेश, लेकिन रिवाइज करते रहेंगे हम। वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लाइव नहीं देखते, बिजी होते हैं इस टाइम, लेकिन उसके बाद भी शाम को भी देखने में कोई डाउट नहीं बचता। तो मेरी पूरी कोशिश होती है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, जब चैप्टर खत्म हो फिर कुछ बच जाए तो पूछ लेना, जो आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपको पता था सनम प्रोनाउन के बारे में, ये भी होता है इंडेफिनिट में, नहीं पता था, तो यहां से तो मैं एक्स्ट्रा मीरियत देके भेजता हूं। चलो बहुत बढ़िया, 4 प्रोनाउन है, 4 प्रोनाउन है, 12 और 4। शाहनवाज, कुछ लोग बेचारे मासूम वाला जवाब दे रहे हैं, बट ज्यादातर लोग समझदारी का जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इतना समझदार हो ही गए हो भाई। पीपल नाउन है, जो शब्द नाउन के पहले आता है वो क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। तो ये तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एडजेक्टिव के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे हम, क्योंकि जो हमारा नंबर वाला एडजेक्टिव होता है उसमें भी फर्दर बड़े सारे टाइप्स होते हैं। और यहां पे क्या नजर आ रहा है कि 4 हैव रिजाइंड। अब जरा इतने वाले पार्ट को ना भाई देखो, यहां पे 2 क्लॉज हो गया ना, एंड आपका कंजंक्शन है। ये किस तरह का सेंटेंस है? हाँ जी, कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? क्या लग रहा है? प्रीतम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स, पल्लवी कह रही हैं कंपाउंड, यमित को कॉम्प्लेक्स, योगेश, कुणाल, शिव, अतुल, बहुत बढ़िया, सबके जवाब बिल्कुल सही। कंपाउंड वाले सही हैं, प्रीतम, अतुल, कविता। कॉम्प्लेक्स में गलत है। उज्जवल, देव, आशीष, परमानंद, मोहित, कुणाल, पीयूष, सुनील, सौरभ, मयंक, बस बस बस। अंजलि, अब रुक जाओ। दिशराज, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ बुक फ्रॉम योर यूट्यूब लेक्चर्स। चलो बहुत बढ़िया है, यूट्यूब में तो एक क्लास मिलती है अभी आपको, तब आप इतने अमीर फील करते हैं। बैच के बाद एक अलग तरह की अमीरियत होगी वो कैब में भी। बस रुक जाइए, जितने लोग कंपाउंड कहे हैं उनको सुन के बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरी इज्जत बचा ली। कंपाउंड सेंटेंस है भाई, साफ साफ बात हुई थी ना कि कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दोनों अपना मतलब बताने में सक्षम होते हैं, उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। तो यहां क्या लिखा है कि 12 लोगों को रिक्रूट किया गया है, 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी सेंटेंस का मतलब बताने के लिए उन्हें दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा, नहीं, ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस थे, एंड के साथ जोड़ा है इनको, अब ये क्लॉज कहे जाएंगे। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे इस्तेमाल हुए दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है। चलिए इसी के बीच में मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था?
सबसे बेसिक एग्जांपल, इफ वाले जितने सेंटेंस होते हैं, इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस जितने होते हैं सब कॉम्प्लेक्स थे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यहां पे यू विल गेट सक्सेस तो इंडिपेंडेंट है, तुम सफलता पाओगे। लेकिन इफ यू वर्क हार्ड का क्या मतलब हुआ? अगर तुम मेहनत करते हो, यदि तुम मेहनत करते हो, कहने का क्या मतलब कि यदि तुम मेहनत करते हो, ये अपना पूरा मतलब नहीं बता पा रहा। इसके बाद मन करेगा जानने का, भाई क्या होगा मेरे साथ अगर मैं मेहनत करता हूं? व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन विद मी इफ आई वर्क हार्ड? Means what? If I work hard does not put forward its complete meaning. This clause has to be dependent on another clause in order to put forward its meaning. So this is called dependent clause. तो जहां पे आपका एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां दोनों ही इंडिपेंडेंट हो उसे कंपाउंड कहते हैं। एक सज्जन ने यहां पे कहा कि सर बता दीजिए भाई मेरे, आपने बैच को शायद बाद में ज्वाइन किया होगा, ये सब पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, सैटरडे संडे हमें ऑफ मिलता है, कुछ छोड़ना मत, नहीं तो आगे दिक्कत होती रहेगी। मैं आगे की सारी दिक्कत को पहले ही खत्म कर देता हूं, इसलिए मुझे पता होती है कहां कहां दिक्कत होगी आपको। ये कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए जी, कंपाउंड सेंटेंस के दूसरे क्लॉज की हम एनालिसिस कर रहे हैं, और क्लॉज हम कहते ही उसे हैं जो कि सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, अपना सब्जेक्ट और वर्ब रखता है। कौन है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट? फोर, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। रिजाइंड क्या है? मेन वर्ब है। कौन बनता है सेंटेंस का सब्जेक्ट? नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट। फोर कोई नाउन तो है नहीं, नाउन तो नाम होता है, फोर कोई नाउन नहीं है, संख्या है। लेकिन एक संख्या यहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो कौन करता है सब्जेक्ट के तौर पे काम? नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट। कौन होता है नाउन का इक्विवेलेंट? प्रोनाउन। इसलिए ये फोर जो है प्रोनाउन ऑफ नंबर है। कुछ लोगों को ये भी लगा था भैया 12 शब्द की बात हुई थी, 12 पीपल के पहले लगा है, ये 12 पीपल दोनों मिलकर के सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। 12 सब्जेक्ट नहीं है, 12 पीपल मिलकर सब्जेक्ट है। और ये क्या बना है यहां पे? 12 हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, ये है नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनता है? नाउन फ्रेज। तो भैया नाउन फ्रेज तो सब्जेक्ट बन ही सकता है, वर्ब से पहले ये है, ये सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस की एनालिसिस सभी से पहले कराई, क्योंकि और उसी समय कहा था कि हर चैप्टर में इसकी वजह से दिक्कत होती है। और अब आपको समझ में आया होगा कितने समय से पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी क्यों नहीं समझ आई, कभी क्यों हमेशा रटने का बोझ रहा, क्योंकि बेस ही उड़ जाता था। कितने बच्चे कहते हैं सर शुरू में कि सर ये क्या पढ़ाते हो, ये तो कोई नहीं पढ़ाता है। तो मैं कोई नहीं और क्या होता है इससे थोड़े लेके चलूंगा। मैं तो भाई ऐसा पढ़ाता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कहां फंसूंगा। तो विच दैट पूछ रहा, अभी कॉन्सेप्ट की चर्चा शुरू करूंगा तब देखना कि प्रोनाउन में क्या कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट देखे थे डिटेलिंग में। कहां पे आता है आपका जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ये सारे टर्म इस्तेमाल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। तो ये टर्म भी नहीं सुने होते हैं कई बार बच्चे, तो वो तो कुछ लग रखेंगे, इनके पहले निर्जीव के पहले विच लगाते हैं, दैट जो है वो निर्जीव सजीव दोनों के। भैया फिर भी तो फंस जाएगा बच्चा। तुम कह रहे हो दैट जो है वो निर्जीव सजीव, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ, विच नॉन लिविंग के साथ। लेकिन जब हम कहते हैं विच ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, तो बच्चा फिर चकरा जाता है, यार पढ़ाता हूं विच जो है नॉन लिविंग के साथ लगता है, यहां पे तो कह रहे हैं विच ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो जिंदा लोग हैं। अब उस ज्ञान के साथ वो बच्चा बेचारा लड़ रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान न होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता तो है कि नहीं आता, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेट में सीख के नहीं आता, सब जीवन में लगातार सीखते हैं। लेकिन डेंजरस बात यह है कि पता भी नहीं है और यह भी नहीं पता कि पता नहीं है। अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस है ज्ञान न होने से। तो हम यहां पूरा ज्ञान लेते हैं कि किसी भी लेवल पे कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप आपसे ना बचे। अब मुझे पता है ना कल आपको पढ़ाने में और सिखाने में विच और दैट कम से कम मुझे आधे घंटे लगेंगे, इतनी जानकारी है मुझे। जब मैं डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लॉजेस की बात करूंगा, आपको पहचानवाऊंगा उसको, आप पहचानने के बाद यहां पे जवाब लिखोगे अपना, अच्छे सेंटेंसेस बना लोगे, तब मुझे संतुष्टि होगी, अच्छा हाँ अब ये मेरा स्टूडेंट पहचान लेगा। अब इसे विच और दैट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये समझ पाएगा कि दैट के पहले कॉमा नहीं लगता, लेकिन विच के पहले कॉमा क्यों लगा हुआ मिलता है मुझे, अब इसको समझ में आएगा। इसे पंक्चुएशन की भी बारीकियां सिखा पाऊंगा मैं। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी। तुक्का सुपरफिशियल डेंजरस है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया कि 4 वहां पे क्यों प्रोनाउन है और 12 क्यों नहीं है। 12 यहां पे एडजेक्टिव था, 12 पीपल यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के क्या बनता है? नाउन फ्रेज। जैसे योर आइडिया इज यूनिक, इसके पहले योर एडजेक्टिव आइडिया नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, तुम्हारा विचार। वैसे ही 12 लोग ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था, 12 सब्जेक्ट नहीं था। और मैंने सिर्फ नंबर की चर्चा की थी आपसे कि नंबर बताओ कौन सा नंबर प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो सिर्फ 4 प्रोनाउन का काम कर रहा है, 12 प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा। तो इसे कहते हैं प्रोनाउन ऑफ नंबर। अब यहां पर देखो मैंने एक्सप्लिसिट तरीके से नंबर लिखा है आपके लिए 12, 4, 3। कई बार ऐसा होगा कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्लैरिटी से बिल्कुल साफ साफ नंबर नहीं लिखा होगा, लेकिन कुछ और शब्द इस्तेमाल होते हैं। कौन से इस्तेमाल होते हैं? मैंने मौखिक तौर पे भी बोल ही दिया था, लेकिन सेंटेंस लिख देता हूं कि क्लियर हो जाए। अब देखो, मेनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्टेस्ट। Many students have participated in this contest. Many of the students have participated in this contest. क्या नजर आ रहा है? इस मेनी में और इस मेनी में क्या फर्क है? समझदार हैं आप? स्टूडेंट्स नाउन है, नाउन के पहले आकर के जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। ये एक्चुअली इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर मैं पूरा नाम लिखूं इसका
तो इनडेफिनिट न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब क्या है, जो संख्या हो, जहां गिनती दी जा सके, वही तो न्यूमरल है। ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, यानी ये तो पता लग रहा है कि गिनी जा सकती है संख्या, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स। आई एम नॉट गिविंग अ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव दे रहा हूं। लेकिन वहीं पे आप देखो ये वाला जो मेनी है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ऑफ लग जा रहा है तब ये प्रोनाउन बन जा रहा है तुरंत ही। सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ अस, राइट, कुछ भी लगा लो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो जैसे ही ऑफ लगा और फिर वो किसी प्रोनाउन या नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या एज ए चंक बात कर रहा है, तो वहां पे आप क्या लगा लोगे, अब ये बन जाएगा प्रोनाउन। तो ये आपका जो है ना, ये प्रोनाउन ही है, ये प्रोनाउन ऑफ नंबर का एक तरीके से एग्जांपल हो गया, ये प्रोनाउन ऑफ नंबर का एग्जांपल है। और अगेन हम कोई जो है डेफिनेट नहीं दे रहे, तो हम इनडेफिनेट बोल सकते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन ऑफ नंबर। अब ऐसे ही मान लो मैं कहूं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय रिलेटिव्स, सम ऑफ माय रिलेटिव्स। तो सम ऑफ माय रिलेटिव्स, अब मेरे हो सकते हैं 10 रिलेटिव हैं, उनमें से मैं 4 की बात कर रहा हूं। अगर वहीं पे मुझे कहना है तो हर एक की बात करना है, तो मैं वहां पे क्या कहूंगा, ईच ऑफ माय रिलेटिव्स, ठीक है। यहां पे सम ऑफ माय रिलेटिव्स बोला तो इसका मतलब किया, जैसे मैं कहूं सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो सपोज मेरे 10 दोस्त हैं, 10 में से मैं 5 की बात कर रहा हूं, मैं 3 की बात कर रहा हूं कि मेरे 3, लेकिन ये 5 है कि 3 है, ये कोई निश्चित थोड़ी है, पता लग रहा है बस कि एक से ज्यादा है, तो यहां पे ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन वहीं पे मैं कहूं कि सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर डॉक्टर्स, सम फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के जस्ट पहले सम आ गया, तो अगेन ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जैसे ये शब्द हो गए हमारे, सम है, मेनी है, मोस्ट है, एनी है, ऑल है, राइट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, ये सारे वो शब्द हैं जो कि प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं, और इनसे निश्चित का पता लगता नहीं, सब इसीलिए इनडेफिनिट के अंदर आ जाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी इसीलिए इनका इस्तेमाल होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन में ऑल भी आता है। मैं कहूं ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहां पे या ऑल इज वेल और ऑल आर वेल याद आ रहा है आपको, ये कई बार परेशान किया जाता है आमिर खान का। देखो अभी सनम में क्या था, सम, एनी, नन और ऑल, वही तो ऑल है, ये ऑल इज वेल आमिर खान करता था, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल, दोनों हो सकता है। जब आप ऑल इज वेल की बात कर रहे हो तो वहां पे एक एंटिटी के तौर पे ले रहे हो, सिंगुलर हो गया सेंस, यूनाइटेड मैनर में सब ठीक ठाक, ऑल आर वेल। अब किसी ने मान लो आपके फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, देयर आर 5 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, किसी ने हालचाल पूछा, आपने कहा ऑल आर वेल, सब बढ़िया है। जब जहां जहां है, मेरा बेटा बैंगलोर में है, मेरे पिताजी जहां हैं, और मेरा इधर उधर, मम्मी यूएस में है, जहां भी हैं सब बढ़िया है, बेहतर है, उस समय आपने मेंबर्स को डिवाइडेड के सेंस में बता दिया, क्योंकि वो उस समय एक जगह पे नहीं है। ऑल आर वेल वेयर एवर दे आर, सब सही है, सब बढ़िया है, जहां कहीं भी हैं, तो यहां पे हम ऑल आर भी लगा लिया हमने, ये सनम से ही तो निकला था। तो इन तरह की कंफ्यूजन, जब आप थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं, प्रयोगों में उतरते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तब इन तरह की चीजें नजर आती हैं। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि सर मैंने जब बुक पढ़ी तो वहां पे लिखा था कि ही की जगह शी को माने, तो पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो पवन का सवाल है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नहीं आएगा क्या सर? पवन जी, आपके चरण कमल कहां हैं? मेरे सामने बैठे होते मैं सीधा आपके चरण रज लगा के अपने माथे पे लगाता, कहता पवन जी के चरण रज लगे, मेरा जन्म जो है वो धन्य हुआ। भाई मेरे, मेनी एक से ज्यादा होता कि नहीं होता है? रटना किस बात का है? मेनी कब बोलोगे? एक से ज्यादा होगा। अभी बताया सम है, मेनी है, ये एक से ज्यादा है, तो भैया उधर हैज कहां से आएगा बताओ मुझे। कहीं ऐसा कानून तो नहीं लिख रहा है कि नहीं इसके साथ हैज आता है? मैं कुछ भी नहीं रटवाता हूं ना, तो कानून लिखवाता हूं कुछ कि रट लो, हर चीज समझ रहे हैं। बात समझ में आई? अब तुम लोगों की बातों से ना मुझे क्रिएटिव बन जाना पड़ता है यार, कोई एक आध भी कर देता है कमेंट तो फिर मुझे हाँ, मीनिंग सेम है भाई, मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब सेम है। मैंने कहा तो मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग है, और लिखने का तरीका बताता है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। देख लो, ये हमेशा के लिए क्लियर कर लो, वन है, ईच है, राइट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, एनी ऑफ, और तो कुछ सिंगुलर में नहीं आएगा, नहीं, एवरी के याद आएगा तो एवरी वन आ जाएगा। इसके बाद ऑफ द, या द की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई भी नाउन आएगा, माई फ्रेंड्स जैसे मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, इज, वॉज, हैज, यही इस्तेमाल हो रहे होंगे। कॉमन सेंस, ऑफ के बाद आने वाला शब्द तो हमेशा प्लूरल रखना पड़ेगा, तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों में से ही तो एक की बात करूंगा, माई फ्रेंड तो मैं बोल नहीं सकता, उसके टुकड़े तो करूंगा नहीं। तो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हो, इन हालात में ये सारे के सारे प्रोनाउन ही है, ये प्रोनाउन ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यहीं पे अगर आ गया सम ऑफ माई, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट, और क्या है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसको छोड़ दो अभी, वो तो कल आप क्रिएटिविटी लेके आओगे अपनी। मेनी भी खैर उसी में से है, सम में है, मेनी है। अब यहां पे क्या देख रहे हो, इनके साथ तो एक मोटे मोटे तौर पे हमें बात समझ में आई थी कि अगर आपका
काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। अब यहां पे अगर मैंने लगाया ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जाहिर तौर पे ऑफ माई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब के सब क्या है, प्लूरल है। तो यहां पे अब क्या आएगा, इधर आर आ गया, वर आ गया, हैव आ गया। तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल सी चीज है यार, कि मतलब पहली बात तो ये कुछ की बात कर रहे हैं, ये एक की बात कर रहे हैं। अब ये मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, मान लो 10 फ्रेंड में से यहां बात एक की हो रही है, एक की हो रही है, इसीलिए सब कुछ सिंगुलर है। यहां पे अगर मैंने सम और मेनी का इस्तेमाल कर लिया तो जाहिर तौर पे एक से ज्यादा होंगे ना। मान लो माई फ्रेंड्स अभी भी 10 हैं, लेकिन सम और मेनी हो गया, तो यहां पे मिनिमम क्या होंगे, 2 एंड मोर देन 2, यही तो हो सकता है। तो मोर देन 2 क्या है, प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो क्या आएगा, आर वर। अब आगे से किसी को इस पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतनी हल्की हल्की बातों को इतना काम कराते हो, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और पता है इसी से रूल बना देते हैं, यही रूल के बोझ है हमारे। रूल बन गया, बनाना है बना लो रूल, कि ये होता है तो ये लगता है। अरे क्यों बोझिल होना है, ये होता है तो ये लगता है, खुद ही सोच लो। इतना तो पता ही है कि वन और एनी सब सिंगुलर है, एक की बात कर रहे हैं, सब में कुछ हो जाएगा। एक है, बहुतों में से बात एक की हो रही है तो वर्ब सिंगुलर होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिंगुलर होगा। बहुतों में से कुछ की बात हो रही है तो एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा, कॉमन सेंस। चलो आप सब लोगों को बिल्कुल लाइट ट्रैवल कराना है मुझे, ट्रैवल लाइट। चलिए अब हमारा तीसरा चक्र शुरू हो रहा है प्रोनाउन में, और यह है कॉन्सेप्ट्स का। पहला क्या था, केसेस, दूसरा था टाइप्स, इसको भरपूर आराम से अच्छे से समझा, और अब हम चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जहां से हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। करिश्मा से सनम में तो आपने एनी भी तो लिखवाया था, तो करिश्मा तो लिखा ही है, इसीलिए वो डिपेंड करेगा ना, इसीलिए वो डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आप करोगे एनी ऑफ द शॉप्स, एनी ऑफ द शॉप कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये काम थोड़ा सा करके कल आप लोग लेके आएंगे, तो उसमें इसीलिए मैंने बीच में इधर भी रोक दिया, इधर सिर्फ मेनी और सम ही लिखा है मैंने, इसीलिए कि कॉन्टेक्स्ट खुद ही देखो, रटो मत, रटोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। इंग्लिश में जो भी रूल हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्टेक्चुअल है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी तक हम नन के लिए रूल रटते थे, रटो मत, उसमें सम भी आता है भाई, उसमें एनी भी आता है, देखो आप, राइट। तो मैंने तो काउंटेबल के सेंस में बात करी, और काउंटेबल में तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप उस समय हर एक की अलग अलग सेपरेट बात कर रहे हैं, आप एक उनको जो है यूनाइटेड मैनर में बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा। चलिए नन के साथ क्या करेंगे, करेंगे उसके साथ भी जो करना है करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट की चर्चा है, उधर खूब सेंटेंस मिलेगा। नन के साथ वैसे 90% केस में यही मिलता है कि नन के बाद जो शब्द आएगा वो तो खैर प्लूरल होगा ही, नन ऑफ देम, लेकिन जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है। 95% केसेस में आपको यही देखने को मिलता है। सब में तो हमने देखा, अभी ऑल में भी देखोगे आप, मेनी और मोस्ट में भी देखोगे। अब जैसे आपको मान लो, आपको कहना है कि मेरा ज्यादा जो 2 दिन की छुट्टी मिली थी, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज या वर, क्या लगाया जाएगा यहां पे, तो मोस्ट ऑफ के बाद टाइम लगा रहे हो ना, टाइम तो अनकाउंटेबल है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, वहां पे तो वाज ही आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज वेस्टेड, एक्चुअली वर वेस्टेड नहीं होगा वहां पे, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वही जब हमने कहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वहां पे वाज नहीं, वहां पे वर आ जाएगा, यही फंडा है। चलिए सर प्लीज कैट का बैच ला दीजिएगा, इस बार का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया, आपसे पढ़ने के बाद लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद अच्छा जाए। बिल्कुल जाएगा, इस बार का पेपर थोड़ा ऊपर भी था, और कैट के बच्चे के लिए जो पढ़ रहे हैं आप, ये माना जाता है कि उसको इतना आता है, तो ग्रामर पे कमांड अगर है बेहतर, तभी कैट के लेवल की अंग्रेजी को हम बेहतर कर पाते हैं। तो इस बैच में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैट ये वाला ग्रामर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा जाहिर तौर पे, वहां पे जिन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो रीडिंग ओरिएंटेड ज्यादा है, उन तरह की चीजें हम वहां पे करेंगे। समरी राइटिंग के क्वेश्चन है, आड वन आउट है, राइट, पैराग्राफ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पैराफॉर्मिंग क्वेश्चन हैं, वो सब हम वहां पे करेंगे कैट के बैच के अंदर, और उसमें पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, पेज थोड़ा सा तेज होगा, प्लस 70-80% आई विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली। बट ये क्योंकि इंग्लिश स्पेशल बैच आता है, ये तो मैं नील मान के चलता हूं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, वो इस बैच में है सबसे मिनिमम लेवल, इसीलिए बहुत आराम से चलता है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी होते होंगे, लेकिन भाई हमें ध्यान में रखना है, हर बैच का टारगेट अलग होता है ना। आ जाओ अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं मैं, रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन, रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना और समझना। हाँ जी, आप मुझे बताइए कि सेंटेंस में कुछ एरर नजर आ रहा है क्या आपको?
इस सेंटेंस में कोई एरर है या सेंटेंस बिल्कुल सही है? इफ यू ड्रीम अकेजनली यू शुड राइट इट डाउन, ये सेंटेंस लिखा गया है यहां पे। इफ यू ड्रीम अकेजनली यू शुड राइट इट डाउन, यानी अगर तुम कभी कभार कुछ सपने देखते हो तो तुम्हें उसे नोट कर लेना चाहिए, उसे लिख लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम ड्रीम ही रह जाती है, अगर आप उसको लिख लेते हो तो वो आपका गोल बन जाता है, ये कहा जाता है। तो यहां पे भी कुछ ज्ञान है। अब सीधा जरा टॉपिक की तरफ ध्यान दो। लिखा है रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन किसी को रेफर करेगा। किसको रेफर करता है प्रोनाउन? नाउन को ही रेफर करता है भाई। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द है, नाउन की बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रोनाउन जाहिर तौर पे किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि सेंटेंस में प्रोनाउन को ढूंढते हैं। ढूंढा तो नजर आया, एक यहां पे यू है, एक यहां पे यू है और एक यहां पे इट है। इसके अलावा तो कोई भी शब्द प्रोनाउन की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, कोई भी शब्द बिलोंग नहीं करता। अब बात होती है यू की, तो यू समझ में आ रहा है, यू तो किसी को रेफर ही नहीं कर रहा है। यहां पे रेफर करने का मतलब क्या कि आपने पहले सेंटेंस में किसी का नाम ले लिया, पहले किसी सेंटेंस में नाम ले लिया कि भाई महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, और उसके बाद आपने कह दिया कि ही बिलोंग्स टू रांची। तो अब यहां पे ही जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को रेफर कर रहा है। लेकिन यहां पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ऐसा नहीं कि यू के पहले मैंने किसी दूसरे इंसान का नाम लिया है। तो भैया यू तो किसी को रेफर कर ही नहीं रहा, यू पहले में भी इस्तेमाल हो गया, यू दूसरे में भी इस्तेमाल हो गया, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया चक्कर। अब दूसरी बारी है इट की, रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन। इट देखना है हमें कि इट कौन से नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसका जवाब दीजिए। इट इस सेंटेंस में प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम नाउन की तरफ इशारा करना है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द, तो किस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है बताओ फटाफट। भरपूर, बहुत बढ़िया। हिमांशु, अजय, सौरभ, पल्लवी, कप्तान, अंजलि, शिव, रियाज, दिलीप, कुणाल, गोविंद, दिप्तेश, रूपेश, परमानंद, पंकज, अतुल, नीतू, बस 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 सबके जवाब, विश्वजीत और सैंडी भी जुड़ चुके हैं उसमें, सबके जवाब गलत हैं। आइए अब आंखें खोलते हैं। भाई मेरे, आप ये कह रहे हो कि इट प्रोनाउन है जो कि ड्रीम नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। जरा आंखें खोल के ये सेंटेंस पढ़ना, जरा लिख देता हूं अलग से कि आंखें पूरी खुल जाएं। अभी आपको पता लगा, ओ माय गॉड इतनी बड़ी बेवकूफी करी मैंने। ये क्या है? यू सब्जेक्ट है, ड्रीम क्या है? वर्ब है, और ओकेजनली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। कौन सी आंखों से देखा है आपने, या लिटरली आप ड्रीम में ही हैं? जागिए सपने से। भैया ये ड्रीम वर्ब है, नाउन नहीं है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन का बता रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे हवा हो जाते हैं। आप यहां पे हवा हुए, नजर आया, इतने सारे नाम लेने पड़े, बहुत सारे लोग उसके बाद भी लिख रहे थे। तो मेरा तो काम ही है आपको झटका देना, फिर झटके से हाथ पकड़ के बाहर निकालना कि कभी पेपर में झटका न लगे। मेरे सामने यार हर बार झटका खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। पेपर में क्या करेंगे, वो एक ऐसा शब्द चूज कर लेंगे जिसका नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होगी। क्या कहा मैंने? वो एक ऐसा वर्ड चूज करेंगे जिसमें नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होगी। तो आपको पता है कि ड्रीम नाउन भी है और ड्रीम वर्ब भी है। ड्रीम का मतलब सपना भी होता है और ड्रीम का मतलब सपना देखना भी होता है। जैसे वर्क की बात कर ले हम, WORK, वर्क। अब आप कहो आई वर्क एवरी डे, मैं रोज काम करता हूं, यहां वर्क वर्ब है। और आप कहोगे आई लाइक दिस वर्क, अब ये वर्क नाउन हो गया, दिस पहले आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, लाइक यहां पे वर्ब है, आई लाइक दिस वर्क, मुझे ये काम पसंद है। तो पेपर वाले ऐसे शब्द उठाते हैं कि झटके में बच्चा यहां पे गायब हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने प्रोनाउन तो दे दिया लेकिन सेंटेंस में कोई नाउन है ही नहीं, तो ये प्रोनाउन हवा में किसी को रेफर कर रहा है। तो कई बार बिना नाउन के प्रोनाउन दे दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है यहां पे, जहां वो नाउन तो देते हैं लेकिन प्रोनाउन को ही गायब कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो झटका हमें लगा है, वहां से एक आदत हमें डालनी होगी। आगे से whenever you read any newspaper, magazine, whatsoever you are reading, always try to focus that whenever a pronoun is used, ask this question to yourself, where is the noun to which this pronoun is referring? तुरंत ये सवाल पूछो कि भैया ये प्रोनाउन कौन से नाउन के लिए। आदत डाल लो इसे। जब वर्ब मिले तो खुद से पूछो इसका सब्जेक्ट कहां है। आदतें सही हो जाएंगी। बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक करना जानते हैं अब आप, क्लॉज को समझ लेते हैं, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। कल और बेहतर समझोगे आप, तो चर्चा करेंगे हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्लॉजेस की। तो इन चीजों में फिर आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। वर्ब दिखाई दे पूछो सब्जेक्ट कहां है, प्रोनाउन दिखाई दे तो अपने ही आपसे पूछो कहां है इसका नाउन। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सेंटेंस को सही कैसे करेंगे। हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। करेक्ट करने का तरीका क्या है, चेंज कर दो। इफ यू हैव अ ड्रीम, इफ यू हैव अ ड्रीम यू शुड राइट इट डाउन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है इस पार्ट में जो करेक्शन हो गया। इधर अब ये हैव क्या है, ये हैव हो गया मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, रखने के लिए मेन वर्ब ऑफ पोजीशन। और वर्ब के बाद क्या आता है भाई, उसका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। और उसका प्रमाण ये ए भी बता रहा है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है। और ड्रीम, और जब नाउन सिंगुलर है तो अब इट एक सिंगुलर प्रोनाउन ही है, अब रेफर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने अब इस सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। इफ यू हैव अ ड्रीम, वी हैव सप्लाइड अ वर्ब फ्रॉम आवर ओन साइड। हमने अपनी तरफ से वर्ब सप्लाई किया और इसको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनता है नाउन, सिंगुलर नाउन,
को अब सिंगुलर प्रोनाउन रेफर करेगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपने देखा ये बिना नाउन दिए प्रोनाउन का इस्तेमाल था। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, नाउन देंगे लेकिन प्रोनाउन नहीं देंगे। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा हैंडआउट में, ठीक है। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, नोट कर लीजिए इसको। और अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको ब्रीफ कर देता हूं बैच के बारे में। यहां पे दूसरा जरा पोस्टर लगा दीजिए, हाँ जी जरा सुन